हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, अब मैं आपको जो है कि कराने जा रहा हूँ क्लास 9th के कावेरी बुक के चैप्टर नंबर 2 द पॉट मेकर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस, शेयर एज योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। इसमें लिखा है ये कि इसको आपको क्या करना है कि जो इवेंट दी गई हैं यहाँ, जो भी इंसिडेंट्स बताए गए हैं ना, उसको आपको सीक्वेंस में करना है। तो सीक्वेंस में कैसे होगा? लिखा है द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट एरेनलाज अनविलिंगनेस टू टीच पोट्री टू सेंटिला। तो अब ये जो इंसिडेंट है वो चैप्टर में कहाँ आती है? तो देखिए, सेकेंड को पढ़ लेते हैं, पहले सबको पढ़ लेते हैं। Arenla made a new batch of pots and asked Centilla to continue with the work as she was unwell. Number 3. Centilla observed how other experts potters crafted beautiful pots. Number 4 क्या है? Centilla was passionate about pottery but did not share it with her mother. तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पे जो यहाँ पे इवेंट दिया गया है ना, ठीक है, वो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले नंबर 4 आएगा, Onula guided Centilla in the art of pot making. Number 6, Centilla overheard her mother saying that pot making was a tiring job and that she earned very little from it. Number 7 क्या है? Onula observed 2 rows of pots inside the work shed, which she felt was the work of 2 people. Centilla learned that art of pot making for a year from her mother but was unsuccessful. 9th वाला क्या है? Centilla was able to make pots quickly and skillfully, just one less than her mother. तो देखिए, अगर इसको आप सीक्वेंस में करेंगे ना, तो सबसे पहले आएगा नंबर 4, उसके बाद क्या आएगा? नंबर 6, फिर नंबर 3, फिर 1, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 9, फिर 7। ठीक है, कैसे कैसे आएगा? पहले नंबर 4, तब नंबर 6, तब 3, फिर 1, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 9, फिर 7। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब आते हैं अपन किस पे? क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस पे। तो ये आपका जो कि पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, मैं इसके आंसर बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा? चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये जो आपका दिया वो असर्शन मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट, कथन, स्टेटमेंट होता है इसका मतलब। द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फॉर ग्रेटर दैन द रिटर्न्स। अब ए दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच। बी क्या दिया हुआ है? द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, येट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 2 पे। वाई डज अरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग? अरेनला क्यों चाहती थी सेंटिला क्या करे? पॉट मेकिंग के बजाय वो क्या करे? वीविंग सेलेक्ट करे। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा अरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट ब्रिंग्स बेटर इनकम। because in weaving profession there was more income than pot making, and it requires less physical labor, and it can be done indoors and in all seasons and provides clothes for the family. So weaving profession was more profitable than pot making. अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पॉट मेकिंग एज पर एक्सट्रैक्ट। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ जिसे एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, उसके मुताबिक आप जब पढ़ेंगे तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो वीविंग में है लेकिन पॉट मेकिंग में नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा वीविंग कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। वीविंग जो है कि घर के अंदर भी की जा सकती है, बट पॉट मेकिंग घर के अंदर नहीं की जा सकती, क्योंकि आप पॉट बनाएंगे, पॉट बनाने के बाद उसको ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा,
सनलाइट के अंदर आपको रखना पड़ेगा। तो सभी सीजन में तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज इन रेनी सीजन इफ यू पुट द पॉट आउटसाइड देन इट विल गेट वेट, तो वो गीले हो जाएंगे, बारिश से भीग जाएंगे। नंबर 4, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इट इज इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में जैसे हैंडसम वर्ड यूज हुआ है उसी से मिलता जुलता मीनिंग इन दोनों में से किस सेंटेंस में यूज हुआ है, तो देख लेते हैं। माई फादर इज ए हैंडसम मैन, बी क्या कह रहा है, दे विल मेक हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस पॉटरी। तो जो सेंटेंस बी है ना उसमें ये हैंडसम वर्ड सही से यूज किया गया है। देखिए हैंडसम वर्ड के कई मतलब होता है, एक हैंडसम का मतलब सुंदर होता है, ठीक, अच्छा दिखने वाला होता है, जो मेल्स के लिए यूज किया जाता है, और एक हैंडसम होता है सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, इन अ बेटर वे, इन ए वेरी कॉन्साइज वे। नंबर 5 देख लेते हैं, एंड द रिवॉर्ड, व्हाट इज द ऑथर पर्पज ऑफ यूजिंग क्वेश्चन मार्क हियर। तो इस ये जो फ्रेज दिया हुआ है एंड द रिवॉर्ड, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क रखने का यहाँ सेंस क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों रखा गया है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा गया यहाँ पे ताकि ये इसको हाईलाइट्स करे, एरेनला का जो डिसअपॉइंटमेंट है और जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दिखाने के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लाया गया है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, द क्वेश्चन मार्क हाईलाइट्स एरेनलास डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। आगे उसमें और भी हम जोड़ सकते हैं, इट एम्फेसाइजेस दैट द रिवॉर्ड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द हार्ड लेबर इन्वॉल्व। जितना इसमें मेहनत करना पड़ रहा है उसके हिसाब से इसमें प्रॉफिट नहीं है, उसके हिसाब से हम उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सेकेंड स्टैंजा का सेकेंड जो आपका रिफ्लेक्शन है उसको हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए सेकेंड वाला, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है पहला वाला, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। अब रीजन क्या है भाई, लिखा है ओनुला फील्स सेंटिलाज एफर्ट एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमजी बिकॉज, यानी उसका जो एफर्ट था पॉट मेकिंग का वो क्लमजी क्यों था। इसका क्या रीजन हो सकता है, इसका आंसर ये होगा कि सेंटिला जो थी वो बहुत टेंस थी, ठीक है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन वो चीज़ आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो आपको वो चीज़ सही से करने से रोकेगी और सही से आप उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका इंग्लिश में आंसर क्या होगा, सेंटिला वॉज टू टेंस्ड एंड लैक इन कॉन्फिडेंस विच प्रिवेंटेड हर फ्रॉम शेपिंग द क्ले प्रॉपरली। सेंटिला वॉज नॉट एबल टू शेप द क्ले प्रॉपरली। सेंटिला सही से क्ले को शेप नहीं दे पा रही थी और जैसा चाह रही थी वैसा वो पॉट या बर्तन नहीं बना पा रही थी। तो इसके पीछे रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, द क्लियर रीजन वाज सेंटिला वाज टू टेंस्ड एंड लैक्ड इन कॉन्फिडेंस। ये आंसर आप लिखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, दिस शोज दैट ओनुला वाज। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ओनिला क्या थी, थॉटफुल थी और जेनरस थी। नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज, इनमें से कौन सा जो कॉज है उसका इफेक्ट है, यानी उसका प्रभाव कौन सा है। ए और बी में से आपको एक चुनना है, ठीक है। तो ए क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। बी क्या कहता है, ओनिला सॉ हर टॉकिंग आउट सम क्ले, टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। अब आंसर देख लेते हैं भाई। अब ये जो चीज़, ये जो आपकी चीज़ है कि विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ ए कॉज, तो इसमें आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, क्योंकि इफेक्ट जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक। नंबर 4 पे आ जाइए, ओनिला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट, हियर द वर्ड फैशन्ड मीन्स। अब यहाँ वर्ड जो है फैशन दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग होता है आपका स्टाइल्ड, क्रिएटेड। फैशन का मतलब क्या हो गया, क्रिएटेड। फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट का मतलब ही हैज क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, तो इसमें क्रिएटेड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टाइल्ड नहीं होगा। नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 आपका कह रहा है, हाउ माइट सेंटिला
How might Scintilla have felt when she saw the misshapen lump fall flat on the ground? तो अब ये क्या, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा Scintilla might have felt disappointed, frustrated, and ashamed when the misshapen lump fell flat on the ground. जब वो लंप जो था, जो मिट्टी का जो लोथड़ा था, वो जब जमीन पे गिर गया तो सेंटिला क्या हुई? सेंटिला को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ होगा और सेंटिला माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड, सेंटिला फ्रस्ट्रेट भी हुई होगी, ठीक है, और अशेम्ड भी उसको आया होगा, अपने ऊपर शर्म भी आई होगी कि मैं सही से बना नहीं पा रही हूँ। अब नंबर 2 आपका क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना है, क्या डिस्क्राइब करना है? प्रोसेस डिस्क्राइब करना है पॉट मेकिंग का, जो एक्सपर्ट लोग फॉलो करते हैं, और एक्सपर्ट लोगों को फॉलो करते हुए सेंटिला ने देखा था। तो भाई आपको एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं भाई? तो इसका आंसर क्या होगा कि एक्सपर्ट पॉट मेकर्स फर्स्ट डिग ग्रे एंड रेड क्ले फ्रॉम द रिवर बैंक। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि रिवर बैंक से, रिवर के किनारे जाते हैं, वहाँ से ग्रे और रेड क्ले को क्या करते हैं? सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसको पानी में डुबोते हैं, जिसमें थोड़ा पानी डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मिट्टी को अच्छे से वो नीट करते हैं, उसको अच्छे से क्या करते हैं, सानते हैं, उसको मसलते हैं मिट्टी को, और एक हल्की सी चिपचिपी, ठीक है, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा बहुत टाइट नहीं, हल्का सा नरम, उसको वो बना करके और मसल के एक लोथड़ा जैसा बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको जो चक्की होती है कुम्हार की, उस पर मिट्टी को चढ़ाते हैं और हल्के हाथ के प्रेशर से, टू द जेंटल अप्लाई ऑफ हिज फिंगर्स, हल्के उंगलियों के प्रयोग से, हल्के हाथ के प्रयोग से वो मिट्टी को मनचाहा शेप क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में बना करके अपने आंसर ग्रुप में लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट आपको आंसर के बता दिए। नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट वार्निंग वॉज गिवन टू मसोबा बाय द विलेज काउंसिल। मसेबा को विलेज काउंसिल द्वारा कौन सा जो है कि वार्निंग दिया गया? तो वार्निंग क्या दिया गया मसेबा को? इसका आंसर क्या होगा? द विलेज काउंसिल वांट मेसोबा टू रिमाइंड एरेनला दैट इट वाज हर ड्यूटी to pass on the traditional skill of pot making to one generation to another generation. They said such skills belong to the community and must be taught to the next generation. उनका मानना था कि ये जो बर्तन बनाने की जो कला थी, जो आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग था, वो एक वन जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाना था, और कोई भी इसको सिखाने से मना नहीं कर सकता था। Number 3. How did Scintilla feel when she failed at pot making even after a year of training with her mother? कह रहा है कि सेंटिला ने 1 साल ट्रेनिंग की अपनी माँ के साथ, लेकिन फिर भी वो बर्तन सही से बनाने में कामयाब नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा? She felt ashamed and frustrated and discouraged as she was unable to learn the crafts despite continuous effort. वो लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन नहीं सीख पा रही थी। सेंटिला ने क्या फील किया होगा? सेंटिला फेल्ट अशेम्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्करेज्ड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेंटिला फेल्ट अशेम्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड क्वाइट डिस्करेज्ड। नंबर 4 क्या कहता है? Onila stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर होगा Onila saw 2 identical rows of pots that could not distinguish one from the other. She immediately realized that Scintilla had mastered the craft. She understood that a significant transformation had taken place, a complete and seamless transfer of skills. Scintilla had evolved. जब उसने 2 रो देखे पॉट के, तो उसको विश्वास हो गया कि इसे सेंटिला ने ही बनाया है। और इसका मतलब क्या था? सेंटिला ने पॉट मेकिंग के आर्ट में, बर्तन बनाने के तरीके में उसने मास्टरी कर ली है। अब उसे अच्छे से बर्तन बनाना आता है। नंबर 5. द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द
people did not belong to any individual. What does this symbolize? ये जो सेंटेंस है कि परंपरा और हिस्ट्री किसी एक व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसको आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? By it symbolizes that traditional skills and cultural heritage belong to the entire community and must be preserved and passed on. तो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये जो कला है, ये किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। इसे इस व्यक्ति को दूसरों को सिखा करके और वन पीढ़ी से अनदर पीढ़ी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इट शुड बी पास ऑन, इसे पास ऑन किया जाना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। Number 6, what is the significance of concluding line, the story, a new pot maker was born? अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या था कि सेंटिला सबसे पहले स्ट्रगल कर रही थी बर्तन बनाने में, लेकिन लगातार प्रयासों वो सीख गई, तो एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किससे? फ्रॉम अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल पॉट मेकर, एन अनस्किल्ड गर्ल टू अ स्किल्ड गर्ल में क्या हो गया? इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ परसिवरेंस इन परसुइंग वंस ड्रीम? अगर कोई अपना ड्रीम फॉलो करना चाहता है, उसे पूरा करना चाहता है, तो परसिवरेंस का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? धैर्य क्यों जरूरी है? पेशेंस क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम इसका आंसर कैसे फॉर्म कर सकते हैं? Perseverance plays a crucial role. Perseverance plays a crucial role in achieving dreams. Despite repeated failures, Santilla never gave up. She observed carefully, and her determination and patience ultimately helped her in mastering the pot making art. उसने क्या किया कि हिम्मत नहीं हारी, लगातार वो प्रयास करती रही। She continued to practice. She continued to learn. And that continuity helped her very much, and finally she has become a pot maker. आइए वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है आपका, इसमें बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं ना, और उन वर्ड्स को आपको कैसे अरेंज करना है? तो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स में, रॉ मटेरियल में और प्रोसेस में करना है। देखिए, तो एक तो इसने बना दिया, ये जो दाव है वो क्या है आपका? रॉ मटेरियल है डफ, और प्रोसेस क्या है? पाउंडिंग। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा स्पैटुला, ठीक है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स में क्या लिखेंगे? आप स्पैटुला लिखेंगे, और उसके आगे वाले में क्या लिखेंगे? क्ले। और फिर सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? शेपिंग। जो स्पैटुला होता है, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल मिट्टी होती है, और उसको क्या करते हैं? प्रोसेस क्या करते हैं? उसी क्ले को हम शेप करके बर्तन बना देते हैं। अच्छा, अब अगले रो में आ जाइए, ठीक है। टूल्स में लिखेंगे हम बास्केट, और रॉ मटेरियल में लिखेंगे हम बैम्बू, और सबसे लास्ट प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे? रोटेटिंग। इसी तरीके से टूल्स में हम लिखेंगे सिलेंडर, और बीच वाले में लिखेंगे बेड ऑफ है, और प्रोसेस में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। और फिर टूल्स में हम लिखेंगे नीचे सबसे पहले क्या लिखेंगे? किल्न, KILN, और रॉ मटेरियल में और प्रोसेस में हम कुछ नहीं लिखेंगे। आते हैं सेकंड वाले पे। नोटिस द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ये जो वर्ड्स हैं, इसका यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ वर्ड क्या है? पेटेंस, दूसरा रुपीज, तीसरा रिवॉर्ड, फिर अगला क्या है? रिटर्न, ठीक है। अब इनका यूज क्या है भाई? देखिए, ये जो यूज है आपके, ये जो वर्ड्स हैं आपके, पेटेंस, रुपीज, रिवॉर्ड, रिटर्न, ये दीज वर्ड रिलेट टू द लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स किसके लिए आते हैं? लिवलीहुड के लिए आते हैं, यानी रोजगार के लिए, ठीक है। जीविका, यानी वो काम जिसको करके आप कमाते खाते हैं, उसके लिए आता है। और ये वर्ड्स केवल लिवलीहुड को नहीं दिखाते हैं, शो करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी शो करते हैं ये, और ये क्रूशल होते हैं किसके लिए? एंटरप्राइजेस के लिए, बिजनेस के लिए, और वोकेशन के लिए, ठीक है। आते हैं इस पे, देख लीजिए कुछ यहाँ पे बॉक्स में फिर से कुछ वर्ड दिए हैं, और ये वर्ड किस से रिलेटेड करेंगे आप? ये जो वर्ड्स हैं आपको, ठीक है, इन सब को सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है आपको? कि आपने कहीं से लोन लिया, सपोज कर लीजिए,
और लोन चुकाने के लायक आप नहीं हैं, आपका सारा बिजनेस घाटे में चला गया, लॉस में चला गया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको बैंकरप्ट माना जाएगा, दिवालिया माना जाएगा। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है साख, ठीक है। और करेंसी तो आप जानते हैं जिसमें लेन देन होता है, पैसा, मुद्रा। डेब्ट मतलब कर्जा होता है। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बढ़ती महंगाई। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को पूंजी यानी पैसा लगाना। इंटरेस्ट तो आप जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर होती है जो, ठीक है। इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बैंकरप्ट पे सेंटेंस। कैसे, क्या हम सेंटेंस इसको बना सकते हैं? एनी सेंटेंस वी कैन मेक, हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं। मैं बना रहा हूँ, द शॉपकीपर वेंट बैंकरप्ट आफ्टर लूजिंग ऑल हिज कस्टमर्स। फिर से बता देता हूँ आपको, द शॉपकीपर वेंट बैंकरप्ट आफ्टर लूजिंग ऑल हिज कस्टमर्स। संतोष had become bankrupt after losing his all customers। फिस्कल पे क्या हम बना सकते हैं? फिस्कल क्या है? रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो सरकार का पैसा होता है, टैक्सेस होते हैं या फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उसको फिस्कल कहा जाता है। अब सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू फिस्कल पॉलिसीज इन इंडिया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू फिस्कल पॉलिसीज इन इंडिया। क्रेडिट पे हम सेंटेंस बना लेते हैं, द बैंक गेव मी ए क्रेडिट कार्ड। द बैंक गेव मी ए क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अब बनाते हैं इन्फ्लेमेशन पे। उस पर क्या बनेगा? इन्फ्लेमेशन हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेली नेसेसिटीज। या ऐसे बना सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। अब क्या बच गया आपका? करेंसी बच गया। तो करेंसी से हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? द इंडियन करेंसी इज द रूपी। भारत की करेंसी क्या है? रूपी है। द इंडियन करेंसी इज रूपी, ठीक। अब बच गया आपका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं? कैसा सेंटेंस हम बना सकते हैं? तो हम बना रहे हैं सेंटेंस कि एवरी पर्सन शुड इन्वेस्ट फॉर हिज लाइफ। एवरी पर्सन शुड इन्वेस्ट मनी फॉर हिज सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। एवरी पर्सन शुड इन्वेस्ट मनी फॉर हिज सेफ एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। आप बना सकते हैं ऐसे करके। और ये आपका बच गया, एक डेप्ट बच गया, तो हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द फार्मर स्ट्रगल टू रिपे द डेप्ट। द फार्मर स्ट्रगल्ड टू रिपे द डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा होता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अगला जो आपका एक्सरसाइज है वो कह रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल नाउन क्लॉज, कि आपको ये सेंटेंसेस पूरे करने हैं नाउन क्लॉज में बनाते हुए, ठीक है, नाउन क्लॉज में बनाते हुए। आइए चलिए इसको देख लेते हैं भाई। तब यहाँ लिखा है द एल्डर्स एम्फेसाइज दैट, ठीक है, और मसोबा दैट, ठीक ना। तो इसको पूरा करना है सेंटेंस बना के, नाउन क्लॉज में बनाना है सेंटेंस, तो हम बना लेते हैं इसमें सेंटेंस। पहला है द एल्डर्स एम्फेसाइज दैट, तो आप क्या इसमें जोड़ सकते हैं? दैट अरेनला मस्ट टीच सेंटिला द ट्रेडिशनल स्किल ऑफ पॉट मेकिंग। क्या होगा इसमें? आगे हम इसमें क्या लिखेंगे? दैट के बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि द एल्डर्स एम्फेसाइज दैट। दैट के बाद हम क्या लिखेंगे? एरेनला मस्ट टीच सेंटिला द ट्रेडिशनल स्किल ऑफ पॉट मेकिंग। सेकेंड वाला क्या आपका है? मेसोबा एक्सप्लेन्ड वाई। वाई के बाद हम क्या लिखेंगे? वाई हिज वाइफ हैड डिलेड टीचिंग सेंटिला पॉटरी। हिज वाइफ हैड डिलेड टीचिंग सेंटिला पॉटरी। नंबर 3 है ओनिलास प्रॉमिस वॉज दैट। दैट के बाद हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? दैट शी वुड टीच सेंटिला टू मेक परफेक्ट पॉट। शी वुड टीच सेंटिला टू मेक परफेक्ट पॉट, ठीक है। फोर्थ वाला आ गया आपका, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट विच। विच के बाद हम क्या लिख सकते हैं? विच हैड टू बी शेप्ड विद स्पेसिफिक टेक्निक। विच के बाद हम क्या लिखेंगे? विच हैड टू बी शेप्ड with a specific technique। लास्ट वाला क्या है? The kill were required carefully attention to prevent over or under firing, ठीक है।
तो वेयर के आगे हम इसमें क्या जोड़ेंगे, केयरफुल अटेंशन वॉज रिक्वायर्ड, तो हम उसको बस इतना जोड़ना है, केयरफुल अटेंशन वॉज, वेयर केयरफुल अटेंशन वॉज, और आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सर्कल सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें जो दिया हुआ है आपको क्लॉजेस बताने हैं, ठीक है, तो मेन क्लॉज को आपको अंडरलाइन करना है और सबऑर्डिनेट को आपको सर्कल करना है। तो चलिए हम पहले मेन क्लॉज को आपको बताएंगे, ठीक ना। मेन क्लॉज क्या है इसमें, मेन क्लॉज है एंड एरेनला टुक सेंटिला टू द एरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, ठीक है, एरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, ये जो आपका क्या है मेन क्लॉज है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और बाकी को आप सर्कल कर लेंगे। भाई एक मेन क्लॉज होगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा। सेकेंड वाले को देखते हैं, सेकेंड वाला क्या कह रहा है, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। तो मेन क्लॉज यहाँ क्या है, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, तो इसको आप अंडरलाइन करिए, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन। अगला क्या आपका है, अगला है स्किल सच एज पॉट मेकिंग, स्किल सच एज पॉट मेकिंग को अंडरलाइन करिए क्योंकि आपका मेन क्लॉज है। ठीक, हम नंबर 3 पे आ जाइए भाई, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की जगह पे आए और एडजेक्टिव जैसा ही काम करे, तो एडजेक्टिव जैसा ही काम करे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। चलिए हम फटाफट इसको बना लेते हैं, लिखा है सेंटिला हुज, तो हुज के बाद हम क्या लिखेंगे, ड्रीम वॉज टू बिकम अ पॉटर, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे इसमें, क्या ऐड करेंगे, ड्रीम वॉज टू बिकम अ पॉटर। सेकेंड पे आ जाते हैं, द विलेज काउंसिल वेयर, वेयर के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे हम, मूव्ड विथ स्किल एंड प्रिसीजन, मूव्ड विथ स्किल एंड प्रिसीजन जोड़ देंगे। नंबर 4 पे आ जाइए भाई, सेकेंड वाला तो मैं भूल ही गया, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, द विलेज काउंसिल वेयर, द विलेज काउंसिल वेयर के बाद द एल्डर्स मेट, सॉरी सेकेंड में हम जोड़ेंगे एल्डर्स मेट। 3 पे हम क्या लिखेंगे, द पॉटर्स हैंड विच के आगे हम क्या लिखेंगे, मूव्ड विथ स्किल एंड प्रिसीजन। नंबर 4 है आपका, एरेनला हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग विच, फोर्थ में विच के बाद हम क्या ऐड करेंगे, कुड बी डन इंडोर्स एंड गिव अ बेटर इनकम, क्या लिखेंगे हम, कुड बी डन इंडोर्स एंड गिव अ बेटर इनकम। नंबर 5 है, मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ एरेनला, हु के बाद हम यहाँ क्या जोड़ेंगे, हैड बीन आस्क्ड बाय द एल्डर्स टू टीच सेंटिला द ट्रेडिशनल स्किल। फिर से बता देता हूँ, लास्ट वाला हम क्या लिखेंगे, हैड बीन आस्क्ड बाय द एल्डर्स टू टीच सेंटिला द ट्रेडिशनल स्किल। ठीक, अगला देख लेते, चौथा वाला क्या रहा है, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट। हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है, फिर यहाँ कुछ समझाया है, अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू है इसका, फाइंड आउट सम मोर डिटरमाइनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, इससे आपको और डिटरमाइनर्स तलाशने हैं, तो डिटरमाइनर्स आपने पढ़ा होगा तो आप तलाश लेंगे। ठीक, उसके बाद से सेकेंड वाला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइनर्स, फर्स्ट 2 ब्लैंक्स हैव बीन डन फॉर यू। क्राफ्टेड के आगे हम क्या भरेंगे, सम यूनिक टेबल्स, ठीक है, कर देंगे हम यूनिक टेबल्स, एंड के बाद हम क्या भरेंगे इसमें, एंड के बाद हम भरेंगे दैट बिकम, ठीक है, द सेंटर पीस इन, अब इन के आगे हम क्या इसमें फिल करेंगे, इन के आगे हमको करना है द, इन द फर्नीचर कलेक्शन, द जो क्या है कि आपका ये डेफिनेट आर्टिकल यहाँ भरा जाए क्योंकि इससे पहले भी उस फर्नीचर कलेक्शन की बात हो चुकी है। ठीक, सी पे आ जाइए, सी पे ऑफ के पहले क्या भरेंगे, मेनी ऑफ द अप्रेंटिस, अप्रेंटिस पहले हम द लगाएंगे, मेनी ऑफ द अप्रेंटिस इन, नवीन के आगे क्या इसमें भरा जाएगा, सी में क्या फिल किया जाएगा, अप्रेंटिस इन कलिनरी, इन कलिनरी, तो कलिनरी के आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड देयर, ठीक है,
क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड देयर, तो डेमोन्स्ट्रेटेड के बाद देयर भरेंगे हम, THEIR। उसके बाद नाइफ स्किल ड्यूरिंग द इंटेंस कुकिंग सेशन, ठीक। डी में आ जाइए भाई। डी में सबसे पहले ही ब्लैंक है, तो इसमें भरेंगे मेनी ऑफ स्कल्पचर्स, तो द लिखा जाएगा यहाँ पे। मेनी ऑफ द स्कल्पचर्स वर डिस्प्लेड एट, तो एट के आगे हम यहाँ क्या लगाएंगे हम एट के आगे यहाँ पे लिखा है मेनी ऑफ द स्कल्पचर्स वर डिस्प्लेड एट द आर्ट एग्जीबिशन, एट द लगाएंगे, द आर्ट एग्जीबिशन शोकेसिंग के बाद देयर डाइवर्स आर्टिस्टिक स्किल्स, ठीक है, देयर डाइवर्स आर्टिस्टिक स्किल, ये हम भर देंगे यहाँ पे। इसके बाद इसमें आपका क्या है, बस वही लिसनिंग, स्पीकिंग है, राइटिंग है, ठीक है, तो ये आप अपने से कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आपको मैंने करा दिया। दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिएगा। और बहुत जल्द मैं चैप्टर नंबर 3 के भी सारे एक्सरसाइज लेके आपके सामने आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ।